नमस्कार। जैसा अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक आंदोलन जो सीजेपी का है वो खत्म हुआ। उसके तुरंत बाद रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन इस पूरे देश में चल रहा है। सोशल मीडिया पे उसको लेकर के काफी बातें की जा रही हैं। तो जब मैं सोशल मीडिया पे था तो मुझे एक इंटरव्यू कह लीजिए, एक पॉडकास्ट कह लीजिए, ठीक है, उस पर मेरी नजर पड़ी। एंड मुझे वो पॉडकास्ट यार बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मालूम है क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी भी पिछड़े समाज के व्यक्ति को सुनते हैं, SC ST OBC समाज के, तो कुछ बातें कही जाती हैं, कुछ रिटॉरिक है जिनको बार बार रिपीट किया जाता है। हमारे समाज के साथ ऐसा हुआ था, हमारे समाज के साथ वैसा हुआ था, इस समाज में हजारों सालों से ये हुआ है, वो हुआ है। मैंने देखा कि इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के अंदर वो सारी बातें लगभग कवर की गई हैं। देखिए, मैं आपको पूरा पॉडकास्ट नहीं दिखा सकता, बहुत लंबा है, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स हमने निकाली हैं। एंड मैं कोशिश करूंगा कि कुछ उन क्लिप्स के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूं कि जो झूठ है वो हमेशा झूठ ही रहता है। आप चाहे कुछ भी कर लो, कितना उस पर लीपा पोती कर लो, एक बार झूठ है, हमेशा झूठ रहेगा। नमस्कार, मैं हूं नीव त्रिपाठी और इस चैनल पे हमारे साथ आप बने रहिए। तो कोई आदमी अगर आपसे कहे कि आप दवा खत्म कर दीजिए तो बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी, ये उस तरह का तर्क है। एग्जैक्टली हाँ। तो आरक्षण, जब आप ये बात कहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू होना चाहिए, जातीय आधार पर नहीं, तब आप आरक्षण के बेसिक फंडामेंटल को डेड करते हैं। क्या किसी गरीब व्यक्ति को जो सवर्ण समाज से आता है उसका जाति आधारित शोषण हो सकता है? अब देखिए, बड़ा बेसिक सी चीज है। यहाँ पे बंदा आरक्षण को बता रहा है दवाई, कि आरक्षण जो है वो एक दवाई है, राइट? जबकि सच्चाई ये है और इन्होंने पिछड़े समाज को तो मरीज ही बता दिया, विच आई थिंक इट्स सेल्फ अ रेसिस्ट थिंग टू से कि एक पूरी कम्युनिटी जो है बीमार है, उसको दवा की जरूरत है। चलो खैर, इनकी मर्जी, इनको जो कहना वो कहें। लेकिन सच्चाई ये कि अगर आप किसी पेशेंट का डायग्नोजिंग, यानी उसको आप डायग्नोज या आप उसको गलत कीजिएगा, तो आप उसको सही दवा लिख नहीं पाओगे। और सच्चाई यही है, जो पिछड़ा समाज है उसे चाहिए था कुछ और उसको दिया गया कुछ और। सच्चाई ये है कि उन्हें चाहिए था कि लोग उन्हें समानता की नजर से देखें, सिर्फ उनका सरनेम सुन करके उनके साथ भेदभाव ना करें। ये मेरी समझ है। मुझे ऐसा लगता है कि पिछड़ा समाज यही चाहता है कि यार बाकी चीजें तो हम हमारे टैलेंट के दम पे हासिल कर लेंगे, बस अगर कहीं पे जो मुझे पता है 100 150 200 सालों में जो एक जातीय व्यवस्था बनाई गई इस देश के अंदर शिक्षा पद्धति को चेंज करके, तो कम से कम ये ना डिसाइड कर लिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति किसी जाति में पैदा हो गया है तो इसका मतलब वो नीचे है, और कोई व्यक्ति किसी जाति में पैदा हो गया तो वो ऊपर है, और इसके दम पर भेदभाव किया जाए। प्रॉब्लम जो थी, समस्या जो थी वो यह थी, और इसका किया क्या गया, ठीक है भाई, हम तुमको ना रिजर्वेशन दे देंगे, तुम्हें नौकरियां मिल जाएंगी, तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता। आपने प्रॉब्लम को, समस्या को पहली बार तो समझा गलत, और जो उसकी दवा लिखी है वो गलत लिखी है। और अगर 80 सालों से उस दवा से वो पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है समय आ गया उस दवा में बदलाव करने का। बस यही बात है। इनकी अगली क्लिप देखते हैं। इन्होंने बहुत, देखो, प्रखर वक्ता है त्रिवेदी, ऋषभ त्रिवेदी शायद इनका नाम है। बहुत ही प्रखर वक्ता है, वाक्पटुता से भरपूर है ये, लेकिन बातें इन्होंने थोड़ी सी इस बार गड़बड़ कर दी। अगला वीडियो दिखाता हूं इन्हीं का। क्या उसमें आरक्षण की वजह से रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है? भाई सवर्ण कास्ट का इस देश में रेशियो होगा 15% के आसपास। मोटा मोटा मान ले तो 80% वो सोसाइटी है जो SC ST OBC समाज से आती है, यानी जिसकी जितनी संख्या होनी चाहिए उसका उतना रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। उसके बाद तो आप खत्म कर सकते हैं हिस्सेदारी भागीदारी की बात। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने कितनी बेवकूफी भरी वाली बात करी है। क्या ऐसा कोई जातीय जनगणना पूरे देश में हुई है? इन्होंने ये आंकड़ा कहां से रख दिया कि सवर्ण सिर्फ 15% है और बाकी के लोग 85% हैं? ये गणित ये कहां से लेकर के आ गए? ये नंबर इनके पास कहां से आ गए? ऐसा नंबर ना तो कभी भारत सरकार ने जारी किया है, ना ही ऐसा नंबर किसी के पास है। तो फिर ये कह देना कि सिर्फ 15% सवर्ण होते हैं, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। याद रखिए कि वही बीजेपी, जिसे सवर्णों की पार्टी कहा जाता है, ब्राह्मण बनिया की पार्टी कहा जाता है, इनका वोट प्रतिशत इस देश में हमेशा से 32 से 35% रहा है, राइट? और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सारे सवर्ण जाके बीजेपी को ही वोट करते हैं, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि कोई भी पिछड़े समाज का व्यक्ति बीजेपी को वोट नहीं करता है। मैं बस इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो सवर्णों की संख्या इस देश में वो बहुत कम आंकी जाती है। ये वही बात है कि माननीय जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी जी, वो एक दिन कहते हैं कि पिछड़े वर्ग 70% है, अगले दिन जाके 80, फिर एकदम से वो 90% हो जाता है। ये नंबर कहां से आ रहे हैं ये कोई नहीं बताता। ठीक है, अगला इनका देख लेते हैं, फटाफट देखेंगे। एंड प्लीज एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूं। मैंने 2 क्लिप दिखा दी, उसके बाद डिस्क्लेमर दिखा रहा हूं। यार मेरे भी दिमाग से उतर गया कि ये जो मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूं,
एक 1.5 घंटे का पॉडकास्ट है, मैंने मात्र 5, 10, 15 सेकंड की क्लिप्स ली हैं ओनली फॉर क्रिटिसिज्म और एनालिसिस पर्पसेस। तो इस पे फेयर यूज है, कॉपीराइट स्ट्राइक ना दी जाए अगर पॉलिटिक्स की तरफ से, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है डायलॉग दोनों तरफ से होना चाहिए। एक तरफ की बात सुन करके सामने वाले का उसकी आवाज को रोक देना, आई डोंट थिंक इट विल बी वेरी डेमोक्रेटिक। आप तो डेमोक्रेसी वाले हो ना। होना चाहिए, उसके बाद तो आप खत्म कर सकते हैं। हिस्सेदारी भागीदारी की बात। तो सबसे पहला ही एस्पेक्ट उठा के देखते हैं। इस देश में 4 शंकराचार्य हैं। 4 में से कितने SC, ST और OBC समाज से आते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं आर्थिक आधार पर होना चाहिए, आप धर्म और जाति को तो उसमें घुसा नहीं रहे हैं। जब शंकराचार्य एक प्रिविलेज्ड पद है, तो फिर उस पद पर 4 वर्ण है, तो हर वर्ण का एक आदमी होना चाहिए। यह व्यवस्था क्यों नहीं है? उस एक पद को एक विशेष जाति से आने वाले लोगों के लिए रिजर्व क्यों रखा गया है? नहीं, कोई भी पद रिजर्व नहीं है। यहाँ पे मैं इनको क्लियरली बता देना चाहता हूँ त्रिवेदी साहब को कि देखिए साहब, ऐसा है कि शंकराचार्य बनने से बहुत पहले आपको संन्यास लेना पड़ता है। संन्यास लेने की जो सबसे पहली चीज होती है वो यही होती है कि आपको अपना नाम छोड़ना पड़ता है, आपको अपना गोत्र छोड़ना पड़ता है, आपको अपनी जाति का त्याग करना पड़ता है, यहाँ तक कि अंततः आपको अपना स्वयं का पिंडदान करना पड़ता है। बेसिकली आप वो व्यक्ति रह ही नहीं जाते हो। जहां पे भी, जिस भी परिवार में आप पैदा हुए थे, अब आप वह व्यक्ति नहीं है। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति शंकराचार्य इवेंचुअली जाके बन रहा है, वो किस जाति का, ये मैटर ही नहीं करता है। इसकी जाति का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। आप चाहते हो कि जो सनातन धर्म है उसमें वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आप जातियां डालना चाहते हो। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि जाति एक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है। संविधान के हिसाब से जातियां हैं। आदमी किस जाति में पैदा होता है, किस जाति में मरता है, ये जातियां आपके साथ जन्म के साथ लग जाती हैं। सनातन धर्म इस तरह से काम ही नहीं करता। वो कर्म के आधार पर, वर्ण वाणिज्य शब्द से ही आया है, कर्म के आधार पर वो डिसाइड करता है कि आप क्या हो, आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो, आप शूद्र हो, आपके कर्म से डिपेंड करता है। जैसे ही आप संन्यास ले लेते हो, यानी कि आप उस वर्ण व्यवस्था से या उस कार्य या कर्म व्यवस्था से आप अलग हो गए। अब आप सन्यासी हो, आप पूरी तरह से अपने सनातन धर्म को, अपने आप को डेडिकेट कर दिया, अपना गोत्रदान वगैरह सब करके आ जाते हो। जाति मैटर नहीं करती। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने है यूपी के मुख्यमंत्री, जिनका नाम हम सबको पता है। पहले था अजय कुमार बिष्ट साहब, लेकिन जब उन्होंने संन्यास लिया तो उनका नाम बदल के रख दिया गया योगी आदित्यनाथ। तो अब योगी आदित्यनाथ की कोई जाति नहीं है, और जब जब उनको कोई उनकी जाति से संबोधित करता है तो एक तो ये अपमान है, जिसके ऊपर काफी आउटरेज भी होता है। मेरे ख्याल से कुछ लोगों पर पुलिस की कंप्लेंट भी हो रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉजिक कि 4 शंकराचार्य हैं तो 4 अलग अलग जातियों के होने चाहिए। यार जैसे ही आपने जाति त्याग दी, उसके बाद आप शंकराचार्य बनो नहीं बनो, डजंट मैटर। जितने भी साधु सन्यासी हैं, जितने भी हैं, इन सबकी कोई जाति नहीं होती। बस यही बात समझनी है। और देखो कितना ये कितना गैस लाइटिंग करने वाली चीज है ना। इसको कहते हैं गैस लाइट करना। मतलब आप एक ऐसी बात बोल दो कि जो सुन रहा है, जो विक्टिम फील कर रहा है, उसके मन में भी गुस्सा है, और जो विक्टिम नहीं है उसके मन में भी गुस्सा है कि यार हमें बदनाम क्यों कर रहा हो। बहुत बढ़िया, इसको ही गैस लाइटिंग कहते हैं कि चित भी मेरी, पट भी मेरा, सिक्का भी मेरे बाप का। उत्तर प्रदेश में कोई यादव कथा पढ़ता है तो उसे पीट दिया जाता है, और कोई ब्राह्मण कथा पढ़ता है तो उससे ये नहीं पूछा जाता है कि आपने कौन सा ज्ञान लिया है, क्या आप गुरुकुल पद्धति से पढ़ के आए हैं, ये पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता है। अरे यार सब पूछा जाता है। देखो यार, अब वही है, ये सब बातें जिसको नहीं पता है तो वो कुछ भी बोल के निकल जाएगा। जो वो यादव वाला केस हुआ था, वो ऐसा हुआ था कि उस बंदे के पास से 2 ID कार्ड निकले थे। एक में उसका सरनेम यादव था और एक में जो उनका सरनेम था वो कुछ और था। राइट, उनके 2 ID कार्ड होने की वजह से उनसे पूछताछ करी गई, और मंत्र वगैरह भी वो नहीं पढ़ पा रहे थे। इवेंचुअली पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने अपना काम किया कि 2 ID उसके पास कैसे हैं। ये वीडियो पूरी तरह से सोशल मीडिया पे है। अब वीडियो देख करके भी इसको इग्नोर करना और उसको ये बनाना कि अरे देखो हमारे देश में जाति कितनी वो है कि यादव की पिटाई कर दी। अब बात कर लेते हैं ब्राह्मण की। क्या ब्राह्मण से पूछा जाता है कि आप कौन से गुरुकुल से आते हो, आपने किस गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत अपनी विद्या को प्राप्त किया है और पठन पाठन कर रहे हो आप? तो जी हाँ, बिल्कुल पूछा जाता है। हर ब्राह्मण का अपना एक फिक्स रहता है कि हाँ, हमारे यहाँ की ये पुरोहित है, ये पंडित जी हैं, ये कथा कराएंगे, जो शादी कराएंगे। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कई बार कोई एक पंडित जी हैं या कोई एक पुरोहित जी हैं, पता चला उन्होंने आज से 20 साल पहले आपके परिवार में आपके पिताजी की शादी कराई थी, और वही व्यक्ति आज 20-22 साल के बाद आपकी बेटी की या आपकी घर में जो परिवार में दूसरे बच्चों की शादी करा रहा है। फिक्स होता है भाई, हमें पता होता है वो किस परंपरा से आ रहे हैं, कितने सालों से वो इस कार्य को कर रहे हैं, वो कितना दक्ष है इस कार्य को करने में। तो ये अगेन इन्होंने यहाँ पे
इसको बिल्कुल ओवरलुक कर दिया है। इसको प्योरली इन्होंने ओबीसी वर्सेस सवर्ण बनाने की कोशिश करी कि यादव के साथ तो पिटाई हो जाएगी अगर वो कथा करेगा, और इसके साथ ब्राह्मण के साथ कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है। ब्राह्मण यदि ठीक तरह से पठन पाठन नहीं करवा पाता है, आपके गृह में रीति रिवाजों का सही तरीके से वो उसको वो नहीं करवा पा रहे हैं रीति रिवाजों के साथ पूजा पाठ वगैरह, तो उनको फिर नेक्स्ट टाइम से कोई बुलाता भी नहीं है। आप ये भी अच्छी तरह समझ लीजिए। तो सब पूछा जाता है, पूरी इंक्वायरी ली जाती है। अगली क्लिप देख लेते हैं फटाफट। हाँ, आरक्षण खत्म होने से जातिवाद खत्म नहीं हो सकता है, इसका तो कोई प्रमाण ही नहीं है ना। अब इन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म होने से जातिवाद खत्म नहीं होगा क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन आरक्षण मिल जाने से जातिवाद खत्म होगा क्या? इसका तो प्रमाण है ना हमारे पास कि नहीं, आरक्षण मिलने से जातिवाद कभी भी खत्म नहीं होगा क्योंकि 80 साल से नहीं हुआ। हमारे पास डेटा है, 80 सालों का डेटा है कि आरक्षण दिया गया, भरपूर दिया गया, हर तरह से उनकी मदद करी गई। आज यहाँ फ्री हॉस्टल्स हैं। खाली एडमिशन और जॉब और प्रमोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हॉस्टल्स की, फीस की, फॉर्म भरने से लेकर के एडमिशन हो जाने तक, पास हो जाने तक आरक्षण भरपूर सुविधा दी जाती है। कैसे जातिवाद खत्म हुआ? जबकि इसके बिल्कुल विपरीत जातिवाद बढ़ रहा है। याद रखिए, जब मैं स्कूल कॉलेज में था हम लोगों को पता भी नहीं था हमारी क्लास में किस लड़के की क्या जाति है, लेकिन आज इंटरनेट है, सोशल मीडिया है और ये सारी बातें खुल के बाहर आ रही हैं। लोग खुल करके जातियों का नाम लेना कि ये जाति ओबीसी में क्यों है, ये पर्टिकुलर जाति SC ST में क्यों है। ठीक है, अब तो सरनेम लिए जा रहे हैं। हमको तो फिर भी कंफ्यूजन होती थी कि ये वाला पर्टिकुलर सरनेम किस जाति में आएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोगों को ये बात पता है कि ये जो पर्टिकुलर जाति है ये किस में आती है, ओबीसी में, SC में, ST में। जातिवाद अब और ज्यादा बढ़ेगा। हमारे टाइम पे एक चीज और होती थी कि हम कुछ बातों को ना उसके ऊपर बात नहीं करते थे, वो हमारे लिए टैबू टाइप का होता था। जबकि आज का जो जेन जी है, जितना वो तेजी से सीख रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि किस तरह से उसका हक मारा जा रहा है। ये जातिवाद अभी और चरम पे पहुंचेगा, ये भेदभाव और गहराता जाएगा यदि जल्द से जल्द आरक्षण में, SC ST एक्ट में, UGC में रिफॉर्म्स नहीं किए गए तो। स्पेसिफिक मोहल्ले से होकर गुजर रहे हैं तो अपने गले में एक मटका लटका कर चलिए, जिससे कि आपको थूकना हो तो आपका थूक उस सड़क पे ना गिरे, वरना पंडित जी जो हैं पीछे से आ रहे होंगे तो वो थोड़े अपवित्र हो जाएंगे और साथ साथ आपके कदमों के पद चिन्हों से भी अपवित्र हो सकते हैं। तो आप पीछे एक झाड़ू लटका लीजिए, जिससे कि आप चलते जाएं तो कदमों के निशान मिटते चले जाएं। तो अजीत भारती का कहना है कि ये जो एट्रोसिटी लिटरेचर है पूरी तरीके से झूठ है, एक प्रपंच है, वामपंथियों के द्वारा लिखा गया है। आपको ऐसा लगता है ऐसा कुछ है? गांधी ने अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, मंदिर प्रवेश की लड़ाई शुरू हुई, अंबेडकर ने पूरा इनलेशन ऑफ कास्ट आर्टिकल लिखा, इतनी किताबें लिखी, शूद्र कौन थे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये तक लिखा। तो ये सब क्या लेफ्टिस्ट थे? बिल्कुल। भाजपा में अमित शाह गृह मंत्री हैं, मेरे ख्याल से वो तो लेफ्टिस्ट नहीं होंगे। अरे भाई, अमित शाह क्या है? अमित शाह एक पॉलिटिशियन है यार। कौन थे गांधी जी? पॉलिटिशियन ही तो थे ना, कांग्रेस कार्य समिति के ही तो सदस्य थे। मतलब ये लोग, दे आर नॉट मैसेंजर ऑफ सम अल्लाह और दे आर नॉट सन ऑफ एनी गॉड। देयर वर्ड्स आर नॉट द वर्ड्स ऑफ गॉस्पेल। ठीक है, वो कहते हैं ना गॉस्पेल ट्रूथ है। अगर इन्होंने कुछ लिख दिया, कुछ बोल दिया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो परम सत्य हो गया, पत्थर की लकीर हो गई। जब जैसा जिसको जिस तरह का मौका मिला, जिसको जो समझ में आया, उसने वो बातें किताबों में लिखी अपनी। भाई, अंबेडकर की किताब खुद उनके ही द्वारा लिखी गई किताब है ना, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है। अब क्योंकि अंबेडकर जी ने अपना एक्सपीरियंस लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे भारत के करोड़ों लोगों के ऊपर सत्य बैठता हो। अगर गांधी जी ने कोई बात कह दी, अब गांधी जी तो ये भी कहते थे कि भारत के अंदर जो हिंदू और मुसलमान है उनको बिल्कुल एकजुट होकर के रहना चाहिए, फिर आज तक दंगे क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब गांधी जी गलत थे। अगर ये इस प्रोपेगेंडा में सक्सेसफुल हो जाते हैं कि जो आरक्षण है वो जाति आधार पे नहीं, आर्थिक आधार पे होना चाहिए, तो फिर पूरा आरक्षण EWS बन जाएगा। और EWS में कितना रिप्रेजेंटेशन है OBC SC ST माइनॉरिटी का, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट सेक्टर की बड़ी जगहों पर प्राइवेटाइजेशन लागू करके पहले तो आरक्षण को बैकडोर से डेड किया गया, अब जो बचा हुआ है उस पर भी हमला हो रहा है। भाई, ये जो पर्टिकुलर क्लिप है, इसको आप जरा समझने की कोशिश करिए। वो कह रहा है कि EWS नहीं होना चाहिए, आरक्षण जो है वो EWS के बेसिस पर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? EWS के ही बेसिस पे होना चाहिए। हमको ये समझना पड़ेगा कि आरक्षण जो बोला जाता है ना, ये कोई गरीबी उन्मूलन वाली स्कीम नहीं है। बिल्कुल है, तो फिर फॉर्म में छूट क्यों है, हॉस्टल की फीस में छूट क्यों है, एडमिशन फीस में छूट क्यों है? आखिर क्यों? अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फ्री कोचिंग चलाएंगे, यानी कहीं ना कहीं बाय डिफॉल्ट
SC/ST कम्युनिटी के लोगों को जिन्हें रिजर्वेशन मिलता है उन्हें ये माना जाता है कि वो गरीब है। इसलिए ओबीसी में तो क्रीमी लेयर है, SC/ST में क्रीमी लेयर नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट माना गया है, दिमाग में बैठा लिया गया कि अगर SC/ST कम्युनिटी का है तो अमीर नहीं हो सकता, और जो सवर्ण है वो अमीर ही होगा, उसके पास सारे संसाधन होंगे, ये भी बाय डिफॉल्ट मान लिया गया है। तो जब आप ये कहते हो, इसीलिए तो डिमांड करी जा रही, भैया गरीबी के आधार पर कर दो। गरीब आदमी हर जाति में होता है, SC में भी है, ST में भी है, OBC में भी है, सवर्णों में भी है, ठीक है। और मैं सवर्ण को जनरल कास्ट नहीं कहूंगा, ठीक है। अगर एक व्यक्ति अपने फोटो खिंचा सकता है मस्त एकदम बढ़िया, और उस बोर्ड पे लिखा हुआ है हरे रंग के बोर्ड पे द ग्रेट, तो भाई मैं फिर अपने आप को सामान्य क्यों बोलूं, मैं भी सवर्ण बोलूंगा, ठीक है। तो जो ये कह रहे हैं कि EWS कर देंगे, और हाँ प्राइवेट जॉब की इन्होंने बात करी कि सरकार जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो भाई गवर्नमेंट सेक्टर का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्राइवेटाइजेशन किया गया है तो वो इसलिए नहीं कर दिया गया है कि आरक्षण मारा जाए, जैसा इन्होंने क्लेम कर दिया। ये इसलिए किया गया है क्योंकि वो जो गवर्नमेंट सेक्टर की वो पर्टिकुलर कंपनी या वो पर्टिकुलर विभाग जो है वो ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो उसका प्राइवेटाइजेशन सेमी या कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन उसका कर दिया गया, जैसे बिजली विभाग हो गया। हम सबको पता है कि 80 और 90 के दशक में कितनी हम लोग को बिजली आती थी, राइट। तो अगर आप आरक्षण से ही अयोग्य व्यक्तियों को भेज दोगे तो वो सेक्टर जाने ही वाला है डाउन, गवर्नमेंट सेक्टर का वो जाने वाला है। और फिर पूरी दुनिया में एक बात कही जाती है दैट गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। तो भाई क्यों है ये सरकारी कंपनियां? चलो कुछ एक दो सेक्टर में मान लेता हूं, मैं पुलिस मानता हूं, आर्मी मानता हूं, डिफेंस मानता हूं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर है जिसमें यार अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट के ही दम पे टिके रहोगे कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन होना भी चाहिए, ठीक है। अगली क्लिप देखते हैं फटाफट, एंड आई होप कि मैं इनकी ज्यादा क्लिप्स ना यूज करूं क्योंकि भाई अगले की भी वो है। लेकिन हाँ ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये पॉडकास्ट इंटरव्यू है बहुत अच्छा, ठीक है। मॉलिटिक्स पर है, मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको देखिएगा जरूर जाकर के, क्योंकि इसमें वो लगभग सारे ही बातें बोली गई हैं जो एक रिटोरिकल, जो एक घिसी हुई जो आर्ग्यूमेंट जो हम लोग को दिया जाता है ना कि अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, हजारों सालों से ऐसा हुआ और 5000 साल से पानी नहीं पीने दिया गया, वो सारी बातें इसमें बोली गई हैं, ठीक है। मैं सारी क्लिप दिखा ही नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं बस वो दिखा रहा हूँ जिसको आप कह सकते हो ना कि यार बहुत सतही लेवल की बात बोल दी गई सिर्फ सामने वाले को गैस लाइट करने के लिए। तो मैं खाली उसको कवर कर रहा हूं कि भाई गवर्नमेंट इसलिए नहीं चीजों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है कि आरक्षण खत्म हो जाए या किसी व्यक्ति का हक मारा जाए। अरे जो भी नॉन परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी फेस की जा सके। अच्छा, अब जो आपने आंकड़ा दिया है, अब इस आंकड़े में एक छोटा सा आंकड़ा मैं भी ऐड कर देता हूँ। IS, IPS, IFS का आपने आंकड़ा दिया, जो सीनियर IS होते हैं वो जाकर के सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं PMO में, और उनके अंडर में 400 DM आते हैं। ये एक फेमस डायलॉग भी है एक मूवी का जो भी धनुष की आई थी। तो जहाँ तक सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी की बात है, 2019 की एक रिपोर्ट आई थी तो पता चला कि पूरे देश भर में जितने भी सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी हैं उनमें 80% लोग सवर्ण हैं। OBC का उसमें एक भी सेक्रेटरी उस वक्त नहीं था, और SC/ST का मेरे ख्याल से 4 लोग थे केवल आउट ऑफ 89, इफ आई एम नॉट करेक्ट, तो कमेंट में करेक्ट कर दीजिएगा। तो क्या अब सवाल ये आता है कि अब आप जब ये पूरा डेटा प्रस्तुत करते हैं तो लोग कहते हैं कि यही तो मेरिट है, हम पढ़ाई लिखाई करके इतने IPS अपने घरों से दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल भाई, एक लेवल तक तो आपको आरक्षण आपको एक लेवल तक पहुंचा सकता है, लेकिन उसके बाद क्या? अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, यदि किसी व्यक्ति को विदेश मंत्री बनाना हो तो क्या सिर्फ उसकी कास्ट के बेसिस पे बना देना चाहिए या उसका पास्ट एक्सपीरियंस देखना चाहिए? बड़ी सिंपल सी बात है। अगर किसी व्यक्ति को एक पर्टिकुलर विभाग दिया जाए कि भाई तू सेक्रेटरी बन रहा है, ये विभाग आपका रहेगा, तो उस विभाग में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर सरनेम के बेसिस पे आप किसी को सेक्रेटरी बना सकते हो क्या? यही तो मेन बात है। और इसी मैरिट से लोग डरते हैं कि यार फिर तो मेहनत करनी पड़ेगी। कितनी अजीब बात है कि लोग हमारे देश में आरक्षण इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो मेहनत करने से घबराते हैं या पीछे हटते हैं, और उसको जस्टिफाई किया जाता है बाय द वे। और इसी वीडियो में यही भाई साहब अभी थोड़ी देर में जो इंटरव्यूअर हैं वो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट भी करेंगे एक जगह पे कि जितने भी लोग सेक्रेटरी बनते हैं 80% है। बाद में खुद ही बताएंगे कि जो पिछड़ा समाज है वो छोटी मोटी नौकरियां करके ही खुश रहता है, वो आगे बढ़ने की सोचता ही नहीं है। ये अभी खुद बोलेंगे, इसमें अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, आप देखिएगा। अगर ये डेटा को आप मेरिट के वजन से दबाना चाह रहे हैं तो एक दूसरे डेटा की बात कर लेते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिखा है पुरुष सूक्त के भीतर कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए,
भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, जंघाओं से वैश्य पैदा हुए और पैरों से शूद्र पैदा हुए। ये कौन सी मेरिट है? ब्राह्मण पैरों से क्यों नहीं पैदा हुए? वो मुख से ही क्यों पैदा हुए जो शीर्ष पर है? इसके बाद शंकराचार्य का मैंने आपको जिक्र किया था, एक भी SC ST OBC समाज का नहीं है। अब देखो ये कितना घटिया आर्गुमेंट है कि आपसे सवाल पूछा जा रहा है रिजर्वेशन पे, जो आपको भारत का संविधान देता है, सेकुलर संविधान। भारत एक सेकुलर देश है, यहाँ की गवर्नमेंट सेकुलर है। एक नियम बनाया गया जिसे सेक्युलर बोल करके आपके सामने रखा गया, इस नियम को, आरक्षण को, SC ST एक्ट को, और बजाय उस सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करने के, उस नियम को जस्टिफाई करने के, या व्यक्ति तुरंत स्विच कर जाते हैं धर्म की तरफ। ऋग्वेद में ये लिखा है, यजुर्वेद में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है। आप पहले डिसाइड कर लो भारत संविधान से चलेगा या सनातन जो ग्रंथ हैं उनसे चलेगा। अगर भारत सनातन धर्म के आप ग्रंथों से चलाना चाहते हो, देन वी आर रेडी, देन वी विल टॉक अबाउट इट कि हाँ भाई ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण ही क्यों निकला, राइट? शूद्र क्यों नहीं मुख से निकला, ब्राह्मण पैरों से क्यों नहीं निकला? बिल्कुल, टोटली एग्री भाई, आई एम विद यू। लेकिन पहले भारत को आप सनातन धर्म से चलाइए। भारत के अंदर आप भगवत गीता के जो नियम हैं उसको आप भारत का BNS बनाइए। सारे नियम डिफाइंड है ना, कौन क्या करेगा, किसको क्या सजा मिलेगी। या तो ये सारे नियम आप लागू कीजिए भारत के अंदर। भारत को आप हिंदू राष्ट्र घोषित करिए, सनातन राष्ट्र घोषित करिए। हमारे सनातन धर्म के अंदर जितने भी नियम हैं जो लोगों के लिए लिखे हुए हैं, आप उसको लागू कर दीजिए। देन वी विल डिबेट कि क्या सही है क्या गलत है, सनातन में क्या सही है, सनातन में क्या गलत है, हिंदू धर्म में कौन से नियम अच्छे हैं, हिंदू धर्म के कौन से नियम बुरे हैं या बैकवर्ड है, उसके ऊपर तब बात करी जाएगी। शंकराचार्य वाला मैंने आपको बता ही दिया कि आदमी जब संन्यास ले लेता है उसकी जातियां खत्म हो जाती हैं। तो शंकराचार्य जो बन रहे हैं उनकी एक्चुअल में बाय बर्थ वाली जात कौन सी है, नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट इट। तो ये फालतू की बातें हैं, दोनों आर्गुमेंट एकदम फालतू के हैं। या तो भारत को सनातनी राष्ट्र घोषित करो, सनातन धर्म के नियम लागू करो, तब हम इस पर बात करेंगे कि सनातन में क्या सही है क्या गलत है। भारत एक सेकुलर कंट्री है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है। अगर उस संविधान में कोई ऐसा नियम है जिसको लेकर के लोगों को शिकायत है तो उसको संविधान में ही संशोधन ला करके ठीक किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि प्रॉब्लम है कॉन्स्टिट्यूशन के एक नियम में और आप आर्गुमेंट दे रहे हो अच्छा अगर ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों। फिर तो आ जाओ कुरान पे, आ जाओ, कुरान भी तो पढ़ाई जाती है भारत में। फिर बाइबल पे आ जाओ, बाइबल पे तो पढ़ाई जाती है ना यहाँ भारत में। तो फिर कितने कितने धर्म ग्रंथों से आप लाओगे भाई ये क्रॉस आर्ग्यूमेंट। सिंपल सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमको लग रहा है किसी नियम में दिक्कत है तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट करके उस नियम में बदलाव किया जाएगा। फैकल्टीज हेमंत, एक छोटी सी बात है, मैं इसमें एक चीज जोड़ूंगा। ये लड़ाई ना आर्थिक और भागीदारी की नहीं है, ये लड़ाई है सम्मान की, ये लड़ाई है सोशल जस्टिस की। इसको अगर आप सिर्फ पैसे तक और रिप्रेजेंटेशन तक सीमित कर देंगे तो इसका कोर डिस्कस नहीं हो पाएगा। लेकिन सम्मान फिर भी आएगा प्रतिनिधित्व से ही, क्योंकि आप सम्मान नहीं दे रहे हैं। और सम्मान की ही लड़ाई, अंबेडकर किस चीज की लड़ाई कर रहे थे? इस देश में अंबेडकर से ज्यादा बड़ा स्कॉलर तो कोई नहीं पैदा हुआ। सोशल जस्टिस के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें झेलना पड़ा ना। क्या झेलना पड़ गया भाई साहब उनको? अंबेडकर साहब को क्या झेलना पड़ गया? दलित परिवार में पैदा हुए, गुरु मिला ब्राह्मण, दलित परिवार में पैदा हुए थे, पत्नी मिली ब्राह्मण, विदेश में जाके पढ़ने का मौका मिला, 8 डिग्रियां जिसे आप लोगों ने बढ़ा बढ़ा के 32 डिग्री कर दिया है, विच आई डोंट रियली केयर, क्योंकि एक ही डिग्री में वो मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ते थे तो बोल दिया जाता है कि PhD इन दिस सब्जेक्ट, PhD इन दैट सब्जेक्ट। लेकिन वो PhD में ही उन्होंने मल्टीपल सब्जेक्ट देखे हुए थे, ऐसा कुछ था, मैंने कहीं पढ़ा था। लेकिन मैं कहता हूँ 32 डिग्री ही सही। उसके बाद उनको क्या झेलना पड़ गया? भारत का संविधान लिखने का मौका किसे मिला? अंबेडकर साहब को। आप ही कहते हो कि उन्होंने लिखा है, तो झेलना क्या पड़ गया यार? दादाजी अमीर, पिताजी सरकारी मुलाजिम थे ब्रिटिश इसमें गवर्नमेंट में, अच्छा खासा उनके पास पैसा था और उनको मेरे ख्याल से किसी क्षत्रिय राजा ने फंड किया था लंदन जाने के लिए। तो झेलना क्या पड़ गया यार? मुझे लगता है ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बेस्ट एग्जाम्पल है कि एक अपर कास्ट और एक लोअर कास्ट या तथा कथित सवर्ण या पिछड़ा जो कहा जाता है, वो उनके बीच का गैप है। वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अगड़ों और पिछड़ों को एक साथ ले आए थे। वो ठीक है, वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पे, टैलेंट के दम पे मजबूर कर दिया लोगों को कि वो आए सामने से आकर के, उन्होंने उनकी मदद करी, ये सोचे कि यह व्यक्ति इस भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। आपने क्या किया? आपने उनको दलित आइकन बना दिया। तो दलितों के नहीं भैया, पूरे भारत के हैं। आप गलत हो, आप गलत हो अगर आप ये सोचते हो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दलितों का उत्थान किया। अच्छा, तो फिर हम सवर्णों के साथ क्या किया उन्होंने? हमारा उत्थान नहीं किया क्या? जो उन्होंने नियम कायदे कानून बनाए,
पुरुषों के लिए, महिलाओं का उत्थान नहीं किया क्या उन्होंने? खाली मतलब एक दलितों का किया। कितना आप यार, क्यों किसी व्यक्ति ने जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया इस देश के लिए, आप उनको क्यों ब्रिंग डाउन कर रहे हो? आप उनको नीचे लेके क्यों आ रहे हो इस तरह के घटिया आर्ग्यूमेंट दे करके? अगर किसी व्यक्ति ने अच्छा काम किया तो उसको अच्छा बोलो मेरे भाई। आप तो यार बिल्कुल ही उनको झेलना पड़ा, उनको ये होना पड़ा। जो जिस तरह की लाइफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जी है ना, मैं तो चाहूंगा हर सवर्ण को मिले। हम भी जाएंगे लंदन पढ़ने के लिए, ठीक है, स्कॉलर पे, सरकारी नौकरी चाहिए, बैंक बैलेंस भी चाहिए, सब कुछ था उनके पास, बड़ा सा घर भी था, राइट। तो हम तो चाहेंगे हर सवर्ण, भारत का हर सवर्ण बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का ही जीवन जिए। लाओ हमारी प्रॉपर्टी लाओ, हमको बैंक बैलेंस लाओ, इंसिस्टर प्रॉपर्टी लाओ, हाँ, और बढ़िया सी एक महिला से विवाह कराओ भाई हमारे सवर्ण बच्चों का। पा करके एक कमरा लेना पड़ा, क्योंकि वो अपनी जाति बताते थे तो उनको ना तो होटल मिल रहा था ना लॉज मिल रहा था। और जब ये बात पता चल गई कि उन्होंने अपनी जाति छुपाई तो रातों रात उन्हें घर खाली करना पड़ा, वरना उनकी हत्या कर दी जाती। तो ये कौन सा जातिवाद है? और यही परिदृश्य आज भी है। आज भी कोई एक दलित अफसर किसी बड़ी उच्च जाति की कॉलोनी में अगर घर लेने जाता है तो उसको नहीं, तो SC स्टेट खत्म कर दो। ये तो मैं बड़ा आपको ओपनली कह रहा हूँ कि हाँ ये बात सच है। ये मैंने भी देखा है, बहुत सारे लोग अभी, मैं जैसे रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, आप कुछ ना करिए, जो रियल एस्टेट के एजेंट हैं, जो लोगों का जो मकान है ना किराए वगैरह पे चढ़ाते हैं, आप उनसे पूछे कि उनकी फर्स्ट डिमांड क्या होती है। अगर उन्हें कोई फ्लैट या कोई मकान अगर उन्हें किराए पर चढ़ाना होता है तो मकान मालिक पहली चीज क्या पूछता है, या जो दुकान का रियल ओनर है वो पहली चीज क्या उनके सामने डिमांड रखता है? वो यही कहता है कि भैया SC ST नहीं होना चाहिए, कि फर्जी एक्ट वगैरह लग जाए, किराया मांगा एक्ट लगा दिया, ठीक है, इसलिए नहीं देता कोई। ये फैक्ट है। आप रियल एस्टेट एजेंट्स का सर्वे कर लीजिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी कि आदमी अपना मकान, कोई भी सवर्ण समाज का व्यक्ति अपना मकान, अपना घर, OBC, इवन OBC, वो अपना मकान, अपनी दुकान, अपना, वो कार भी नहीं देता यार किसी को कि हाँ यार चलो कोई उसका दोस्त का कार मांगे और ले जा 4-5 दिन के लिए। कोई नहीं देना चाहता। और उसके पीछे सिर्फ एक है, वो है SC ST एक्ट, और वो भी जो मोदी जी ने खासतौर पर अब बना दिया है, उसके अंदर 42 से 47 जो प्रावधान ला करके उन्होंने बना दिया है, कोई किसी को भी फंसा सकता है, उसको मोनिटाइज करवा दिया है। मतलब केस लगाने पर पैसा मिल रहा है। आप किसी पे फर्जी केस लगा दो, आपको पैसा मिल जाएगा। 10 साल के बाद, 15 साल के बाद जब वो केस फर्जी साबित होगा तो पैसा वापस नहीं मांगा जाता है, और कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि भाई आपने इस व्यक्ति के ऊपर फर्जी केस क्यों लगाया था। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो फिर क्यों कोई अपनी उड़ता तीर क्यों लेगा यार कोई? तो ये मैं फुल्ली एग्री करता हूँ कि हाँ, सवर्ण समाज के जो लोग हैं वो कोशिश यही करते हैं कि वो अपना घर, अपना मकान, कोई भी चीज़, कोई एनी प्रॉपर्टी फॉर दैट मैटर, वो किराए पे ना दें किसी को भी, बिकॉज ऑफ किसी को भी से मेरा मतलब पिछड़े समाज के व्यक्ति को। ये तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, आपको ग्राउंड रियलिटी पता चल जाएगी। तो हाँ, ये बात सच है। आप लोग SC ST एक्ट को खत्म कर दीजिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ये जो अजीत भारती ये तो कह रहे हिपोक्रेसी थे, है ना। अभी एक और जबरदस्त डेटा आप सुनेंगे। दलित महिलाओं से बलात्कार के मामले 2014 से 2022 के बीच 90% बढ़े। 2333 थे 2014 में और 4241 हैं 2022 तक आते हैं, जो रिकॉर्ड किए गए हैं, जो रिकॉर्डेड है। और इतने कितने मामले होंगे हेमंत कितने रिकॉर्ड किए जो जाते दर्ज नहीं हो पाते हैं? तो ये सवाल आपसे पूछा नहीं जा सकता है क्या? नहीं, तो अब ये जवाब है अजीत भारती के लिए, अजीत भारती के लिए और उस atrocity- तमाम सोसाइटी के लिए। विश्वविद्यालय में जाति आधारित शिकायतें 5 वर्षों में 118% बढ़ी। अब देखो यार, ये जो होता है ना, ये होता है आंकड़ों का खेल। अगर आपकी मैथ थोड़ी सी भी अच्छी है ना, अगर आप मैथमेटिक्स में थोड़े से भी अच्छे हैं, आपको डाटा प्रेजेंटेशन आता है, किस तरह से अपने डेटा को प्रेजेंट किया जाता है, तो इस तरह के मैनिपुलेशन कर देना ना कोई बड़ी बात नहीं होती। चलिए आपको एग्जांपल देता हूँ। इन्होंने कहा कि 8 सालों में महिलाओं के साथ जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, बात कर रहे हैं, 90% बढ़ गई है। 90%, 2200 से 4200 हो गई। ही कैलकुलेटेड इट इन ओन मैनर। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि इन 8 सालों में टोटल नंबर ऑफ रेप्स कितने हुए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा 2200 होते थे, 4200 होने लग गए, 2200 से 4200, राइट। लेकिन उन्होंने टोटल नंबर ऑफ रेप बताया पूरे भारत में कितने हुए। मैं बताता हूं, 28,000, यानी कि जो नॉन SC ST हैं उनके ऊपर टोटल नंबर ऑफ रेप कितने हो रहा है? आप 2200 कम कर दीजिए 28,000 में से, या 4,000, 4200, आपको जितने कम करने आप कर दीजिए। तो 20,000, 22,000 जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो नॉन SC ST पे हो रहा है। तो अब ये बताइए कि 8 सालों में SC ST पर महिलाओं पर ज्यादा एट्रोसिटीज हुई हैं या फिर नॉन SC ST महिलाओं पर ज्यादा हुई है?
अब अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे ना तो ये निकलता है कुछ 14 या 15% कि टोटल नंबर ऑफ एट्रोसिटीज कमिटेड अगेंस्ट विमेन वर्सेस एट्रोसिटीज कमिटेड अगेंस्ट SC/ST विमेन 14%। तो अब मुझे बताइए इस देश में किसका शोषण ज्यादा हो रहा है? हाँ, SC/ST वुमेन का या फिर नॉन रिजर्व्ड विमेन का, यानी सवर्णों की महिलाओं का, यानी उनका ज्यादा शोषण हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ रेप, राइट, एंड लुक एट द नंबर ऑफ SC/ST विमेन गेटिंग रेप्ड। नाउ डू द मैथ्स, अगर आती है तो कर लो और आंकड़े को ढंग से प्रेजेंट करना सीखो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने, क्योंकि इनको वही पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, इनको ये बताना है देखो यार कितना गलत हो रहा है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की महिलाओं के साथ। भाई ये पर्टिकुलर जो कम्युनिटी की महिलाएं हैं भारत के बाहर की नहीं है, ये मंगल ग्रह से नहीं आई हैं, इसी देश में रहती हैं। तो आप इस देश की सभी महिलाओं की बात कीजिए कि टोटल नंबर ऑफ क्राइम कमिटेड अगेंस्ट विमेन वर्सेस क्राइम कमिटेड अगेंस्ट SC/ST विमेन, एंड व्हेन आई एम सेइंग क्राइम आई एम टॉकिंग अबाउट रेप। ठीक है, तो आ जाओ भैया, कर लो गणित, लगा लो गणित, गणित में तुम लड़ोगे यार कुछ भी। ये फिर अगेन भैया रेज बेटिंग वाली बात है, ताकि एक SC/ST समाज के पुरुष को लगे अरे यार हमारी महिलाओं के साथ बहुत बुरा हो रहा है, और सवर्ण महिलाओं के साथ बुरा हो रहा है वो नहीं नजर आ रहा, OBC महिलाओं के साथ बुरा हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा है, मुस्लिम महिलाओं के साथ बुरा हो रहा है वो इनको नजर नहीं आ रहा है। तो वही है ना, रेज बेट है, कर लो जितना करना है। गुस्सा क्योंकि एक कम्युनिटी को दिलाना है तो बहुत ही टारगेटेड तरीके से डेटा प्रेजेंट किया जाता है, और इसीलिए डेटा का, जब कोई आपके सामने डेटा खेले ना, बी वेरी केयरफुल। जब कोई आपके सामने नंबर खेले ना, बी वेरी केयरफुल। इन्होंने एक तो पता नहीं क्यों अजीत भाई से बड़ा कैल्से हुआ, अजीत भारती से, ये इसने एक कॉलेज वाला डेटा बोला, 118% इंक्रीमेंट इन डिस्क्रिमिनेशन इन कॉलेज यूनिवर्सिटीज। भाई बहुत छोटा नंबर था, उसमें बहुत छोटे नंबर में बहुत छोटा सा इंक्रीज हो गया, प्रतिशत वाइज 118 से नंबर क्यों नहीं बताया कि भाई 310 लोगों के साथ हुआ, राइट, और फिर वो 8 सालों में बढ़ के 356 हो गया। एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने, खाली एक नंबर थ्रो कर दिया। नाउ इफ यू डू द मैथ, 300 से 356 ये आ जाएगा कुछ 110 112% ऐसे कुछ आ जाएगा, राइट। हाँ 108 109% आ जाएगा ये। सो इफ यू डू द मैथ इन दैट वे, ये तो वही बात होगी कि आप घर से निकले, आपके जेब में 10 रुपए था, घर से निकलते विद इन 2 मिनट आपको 5 रुपए का नोट पड़ा हुआ मिल गया, तो 2 मिनट के अंदर आपकी जो जेब में आपके पैसा था उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? तो 150% की वृद्धि हो गई आपकी जेब में जो पैसा था उसमें 2 मिनट के अंदर। ऐसे तो नंबर पेश किए जाते हैं। am I गिविंग यू रॉन्ग नंबर्स? नहीं, आपके पास 10 रुपए थे, अब आपके पास 15 रुपए हैं, 150% की वृद्धि हो गई विद इन 2 मिनट्स। तो परसेंटेज से बहुत और नंबर से ना बहुत खेलना सबको आता है। इनको लग रहा है कि ये एक्सपर्ट हैं नंबर्स के, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इनको हर पॉइंट पे देखो यार, एक होता है आप नंबर को मैनिपुलेट करके सामने वाले को गुस्सा दिलाना चाहते हो, तो बहुत इजी है वैसा करना। कितने देख लिए भाई वीडियो? बहुत देख लिए। एक काम करते हैं, मैं बहुत लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं। मेरे पास इनके आई थिंक कुछ 5 6 7 क्लिप और हैं। आई डोंट थिंक कि मुझे इसी एक वीडियो में सारे क्लिप दिखा देने चाहिए। तो मैं एक काम ये करता हूं, यहाँ पर आज का ये जो वीडियो है ना, इसको मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, ठीक है। मैं ये कर सकता हूँ कि कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे इन्होंने डेटा मैनिपुलेशन किया है, ऐसा मुझे लगता है। इन्होंने जो तर्क दिए हैं वो गलत दिए हैं, ऐसा मैंने एनालाइज किया है। तो अगर आप चाहते हो तो इसका मैं पार्ट 2 और बना सकता हूँ, एक पार्ट 2 बना करके मैं उसको कर दूंगा। आई होप आपको वो पसंद आएगा। तो चलिए काम करते हैं, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि मैंने किसी भी तर्क में जो अपनी बात रखी है उसमें कोई कमी रह गई है, तो कमेंट सेक्शन में आइए और प्लीज़ मुझे आप ठीक कीजिए, करेक्ट करिए। अगर आपको लगता है मेरे से कोई गलती हो गई है तो मैं रेडी हूँ अपनी गलती सुधारने के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो लोग जो अलग अलग इंटरव्यूज या पॉडकास्ट में जाके बेसिर पैर की बातें जो कभी हुई ही नहीं, ठीक है, उसी को लेकर के रगड़ के पानी नहीं पीने दिया, गले में मटकी थी, कमर में झाड़ू थी, ये सारी बातें बोल बोल करके अगर वो रेज वेट करना चाहते हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी को गुस्सा दिलाना चाहते हैं, तो भाई क्या करवाना चाहते हो? कास्ट बेस्ड कुछ करवाना चाहते हो? क्योंकि मुझे इसका कोई अदर रीजन दिख नहीं रहा है। झूठ बोलने का एक ही रीजन हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इतना गुस्सा दिला दो कि वो सड़क पे आ जाए। यही एक ही तरीका होता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं फिर से आपको मिलता हूँ।